करने के लिए काफी रूम देता है। ब्लैक टावर के एंट्रेंस पर एक डार्क ब्लू लाइट स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी। हालांकि हर कोई एक्सट्रीमली रिलक्टेंट था, लेकिन मो कियानशान के कसाई चाकू के थ्रेट के अंडर वे सिर्फ कड़वा घूंट पीकर एक के बाद एक अंदर जा सकते थे। गु शिक्सुए और मैं भीड़ के पीछे चले। जैसे ही हम लाइट स्क्रीन से पास हुए, हमारे सामने का सीन ड्रास्टिकली चेंज हो गया। हम एक बाउंडलेस स्टारी स्काई में अपीयर हुए। मेरे पैरों के नीचे नथिंगनेस थी। ओवर्स अनगिनत पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स जो तरह तरह की लाइट्स रेडिएट कर रहे थे, चारों तरफ फ्लोट कर रहे थे। तभी एक आवाज जो सीमिंगली प्राइमोडियल एरा से आ रही थी मेरे दिमाग में गूंजी। ट्रायल किस डिवाइन वेपन की तलाश में है? कितनी लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करनी होगी? इस आवाज के साथ ही इन्फॉर्मेशन का एक विशाल अमाउंट मेरे दिमाग में फ्लड कर गया। मैं इंस्टेंटली यहाँ के रूल्स समझ गया। मायरियार्ड इमॉर्टल वेपन्स के बीच ट्रेजर्स इमॉर्टल ग्रेड 1 से इमॉर्टल ग्रेड 10 में डिवाइडेड हैं। हर ग्रेड आगे लोअर, मिडिल, अपर और सुप्रीम ग्रेड्स में डिवाइडेड है। 30,000 साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करने पर एक इमॉर्टल ग्रेड 3 ट्रेजर मिलता है। 80,000 साल सैक्रिफाइस करने पर एक इमॉर्टल ग्रेड 3 ट्रेजर मिलता है। 1,80,000 साल की लाइफ स्पैन ऑफर करने पर एक 4th ग्रेड इमॉर्टल ट्रेजर मिल सकता है, जबकि 1,80,000 साल सैक्रिफाइस करने पर एक लेजेंडरी 5th ग्रेड इमॉर्टल ट्रेजर ऑब्टेन किया जा सकता है। वॉइड में लाइट रेडिएट करते उन एल्यूरिंग मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हुए मेरा दिल डिजायर से जल उठा। मेरी करंट लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 1,50,000 साल के करीब है। अगर ये सिर्फ पिछले साल की बात होती, अगर मैं सिर्फ एक 3rd ग्रेड इमॉर्टल ट्रेजर ऑफर कर रहा होता, तो मुझे सिर्फ 30,000 साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करनी पड़ती। बची हुई लाइफ स्पैन का यूज मैं अपने और गु शिक्सुए के लिए कुछ पियरलेस डिवाइन वेपन्स एक्वायर करने के लिए कर सकता था। जब तक मैं ये ट्रेजर्स किसी को नहीं देता, मो कियानशान को कभी पता नहीं चलेगा। ये सोचकर मैंने एक गहरी सांस ली। मन ही मन अपनी लाइफ स्पैन के 30,000 साल सैक्रिफाइस करने का पाठ करते हुए मैंने फील किया कि वाइटल एनर्जी की एक लहर एक इनविजिबिलिटी फोर्स द्वारा मेरे शरीर से ड्रेन की जा रही है। तुरंत बाद वॉइड से एक गोल्डन लाइट नीचे आई और मेरे सामने लैंड हुई। वो लाइट डिसिपेट हुई, जिससे एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड रिवील हुई जो इंटेंस फायर एनर्जी रेडिएट कर रही थी, मिड एयर में शांति से मंडराते हुए। द रैंक 3 सुपीरियर ट्रेजर, द ब्लेजिंग फायर इमॉर्टल स्वॉर्ड। मैंने हाथ बढ़ाकर हिल्ट को पकड़ लिया। ब्लेड के जरिए मेरे शरीर में वायलेंट सेलेस्टियल पावर की एक लहर को बहते हुए फील किया। सच में एक रैंक 3 सुपीरियर ट्रेजर होने के लायक। अगर इसे मॉर्टल रेल्म में रखा जाता तो ये डेफिनेटली अनगिनत कल्टीवेटर्स के बीच एक फ्रेंजीड बैटल इग्नाइट कर देता। हालांकि इस तलवार को बाद में मो कियानशान को हैंडओवर करना था, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि मेरे पास अभी भी स्क्वांडर करने के लिए काफी लाइफ स्पैन थी। वो एंशिएंट आवाज एक बार फिर गूंजी, ट्रायलर तुम्हारी बॉडी। मेरे पास अभी भी सरप्लस लाइफ स्पैन है, क्या मुझे सैक्रिफाइस करना कंटिन्यू रखना चाहिए? मेरी आंखों में लाइट की एक चमक चमकी। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे रिस्क लेना ही होगा, मुझे लेना ही होगा। मुझे अपने और श्यूएर के लिए कुछ रियल ट्रम्प कार्ड्स एक्वायर करने ही होंगे, ऐसे कार्ड्स जो सच में हमें डिफेंड कर सकें और पासा भी पलट सकें। मेरे पास अभी भी 1,19,997 साल की लाइफ स्पैन बची थी। मैंने एक 4th ग्रेड इमॉर्टल वेपन के एक्सचेंज में और 80,000 साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लिया। 80,000 साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करने से मेरी लाइफ स्पैन एक बार फिर एक बड़े मार्जिन से इंस्टेंटली कम हो गई। सेम टाइम पर पूरा स्टारी स्काई हल्का सा कांपने लगा। एज्योर डिवाइन लाइट का एक बीम स्टारी स्काई की गहराइयों से दहाड़ा और फाइनली एक लॉग स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक 4th ग्रेड इमॉर्टल सुप्रीम डिवाइन वेपन, द एज्योर एम्परर क्रिएशन स्वॉर्ड। उसकी पूरी बॉडी जेड जैसी ग्रीन थी, जो एंडलेस वाइटैलिटी और डिस्ट्रक्शन का इंटेंट रेडिएट कर रही थी। इस तलवार को देखते हुए मेरे दिमाग में मौजूद 9 नीदरवर्ल्ड वेपन एंसेस्टर भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने सरप्राइज में एक्सक्लेम किया, ये एज्योर एम्परर की डिवाइन स्वॉर्ड है। इस एज्योर एम्परर की क्रिएशन स्वॉर्ड में एज्योर एम्परर की इनएग्जॉस्टिबल लाइफ फोर्स की एक ट्रेस है। जब तक तुम्हारी एक भी सांस बची है, ये तलवार तुम्हें कंटिन्यूअसली लाइफ फोर्स प्रोवाइड करती रहेगी और इसकी पावर एक्सट्रीमली ग्रेट है। ये डेफिनेटली 4th रैंक इमॉर्टल्स के बीच एक टॉप ग्रेड आइटम है। मैं खुशी से झूम उठा और तेजी से एज्योर एम्परर की क्रिएशन स्वॉर्ड को अपनी सिस्टम स्पेस की गहराइयों में स्टोर कर लिया, एक सीक्रेट टेक्निक से इसके ऑरा को पूरी तरह सील करते हुए। फिर अपनी बची हुई 39,997 साल की लाइफ स्पैन को देखते हुए मैंने ऑल आउट जाने का डिसीजन लिया और 30,000 साल सैक्रिफाइस कर दिए। इस बार मैंने गु शिक्सुए के लिए एक प्रोटेक्टिव मैजिक वेपन ऑब्टेन करने के लिए 30,000 साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करने की तैयारी की। वॉइड से फिर से एक पर्पल लाइट गिरी, जो एक पाम साइज्ड पर्पल जेड रुई में बदल गई। द हेवनली हार्ट रुई, एक टॉप ग्रेड डिफेंसिव मैजिक वेपन। जब इसका होस्ट मॉर्टल डेंजर में होता है तो एक डिफेंसिव शील्ड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर सकता है, जो एक पीक नेसेंट सोल रेल्म एक्सपर्ट के फुल फोर्स अटैक को झेलने में केपेबल है। ये एक कल्टीवेटर के ऑरा को भी कंसील कर सकता है, जो इसे गु शिक्सुए के लिए परफेक्ट बनाता है, जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। सेटिस्फाइड होकर मैंने केयरफुली हेवनली हार्ट रुई को दूर स्टोर कर दिया। इस मोमेंट पर मेरी लाइफ स्पैन रिड्यूस होकर सिर्फ 9,997 साल रह गई थी। हालांकि ये पहले से काफी कम थी, लेकिन जब तक मैं कंटिन्यूअसली लोहा बनाता और टेम्पर करता रहूंगा, मेरी लाइफ स्पैन किसी भी समय रिप्लेनिश की जा सकती थी। जैसे ही मैं गु शिक्सुए के साथ निकलने वाला था, मैंने अचानक वॉइड में कुछ ही दूरी पर जमीन पर पड़ी एक पैटिट फिगर नोटिस की, जिसकी लाइफ फोर्स एक्सट्रीमली वीक थी।
मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ा, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि वो सफेद रोब में एक पर्सन था। वो यंग वुमन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी। उसका अलूफनेस चांद जैसा था। हालांकि इस मोमेंट पर उसका चेहरा राख जैसा था। उसकी लाइफ फोर्स ऑलमोस्ट पूरी तरह डिप्लीट हो चुकी थी और उसकी सोल भी डिसिपेट होना शुरू हो गई थी। इस लड़की के पास एक्चुअली इनक्रेडिबली रेयर इमैक्युलेट स्वॉर्ड बॉडी है। मैंने अपने दिमाग में एक्सक्लेम किया। ये पिटी की बात है कि उसने अपनी लिमिट से परे एक डिवाइन वेपन के साथ जबरदस्ती कनेक्ट किया, जिससे उसकी लाइफ स्पैन इमॉर्टल द्वारा डिवॉर कर ली गई। अब उसके पास जिंदा रहने के लिए 10 दिन से भी कम का टाइम बचा है। बिना किसी हेवन डिफाइंग अपॉर्चुनिटी के वो डेफिनेटली मर जाएगी। इमैक्युलेट स्वॉर्ड बॉडी, मैंने सोचा, ये एक पियरलेस कल्टीवेशन जीनियस है। 10,000 में एक। अगर मैं उसे एक डिसाइपल की तरह ले सकूं तो वो फ्यूचर में मेरे लिए एक ग्रेट हेल्प होगी। वैसे भी मेरे पास अभी भी 9,000 से ज्यादा। मेरी लाइफ स्पैन के 500 सालों से उसकी लाइफ सेव करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने घुटने टेके और धीरे से उसके फोरहेड के जरिए उसके शरीर में प्योर लाइफ फोर्स की एक विस्प चैनलाइज की, जबकि मन ही मन चैंट किया, मेरी लाइफ स्पैन के 500 साल इस वुमन की बॉडी में बर्न कर दो। बूम! जैसे ही मेरी लाइफ स्पैन बर्न हुई, लाइफ फोर्स का एक विशाल लेकिन जेंटल टॉरेंट इंस्टेंटली उस सफेद कपड़ों वाली वुमन के लिम्स और बोन्स में सर्च कर गया। उसके अंदर की लाइफ फोर्स, जो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इस मोमेंट पर मिरेक्युलसली रिवाइव हो गई। उसकी डैमेज्ड सोल भी खुद को तेजी से रिपेयर करने लगी। एक पल बाद उस सफेद कपड़ों वाली वुमन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, कोल्ड लेकिन बिल्डर्ड आंखों का एक पेयर रिवील करते हुए। उसने मुझे देखा और थोड़ी होर्स आवाज में पूछा, क्या आपने मुझे बचाया? ये बस एक छोटा सा फेवर था। तुम्हारा एक्सेप्शनल टैलेंट देखते हुए, फिर भी ऑलमोस्ट अपनी लाइफ लूज करते हुए, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनने और कल्टीवेशन के पाथ पर मुझे फॉलो करने के लिए रेडी हो? सफेद कपड़ों वाली वुमन ने बैठने के लिए स्ट्रगल किया। वो अपने अंदर की लाइफ फोर्स फील कर सकती थी, जो सीमिंगली वैनिश हो चुकी थी, अब वाइल्डली सर्ज रही थी। एक अनइमेजिनेबल, हेवन डिफाइंग पावर। बिना किसी हेजिटेशन के उसने मेरे सामने घुटने टेके और रिस्पेक्टफुली 3 बार कूटो किया। डिसाइपल लियू रुयान मास्टर को ग्रीट करती है, मेरी लाइफ सेव करने के लिए थैंक यू। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन साउंड हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली एक डिसाइपल एक्सेप्ट कर ली है और हेवन डिफाइंग टैलेंट ऑब्टेन किया है, फीमेल डिसाइपल लियू रुयान। मैं खुशी से झूम उठा और जल्दी से उसे ऊपर उठाया, फिर उसे वो ब्लेजिंग फायर इमॉर्टल स्वॉर्ड हैंड ओवर कर दी, जो मैंने अभी अभी ऑब्टेन की थी। हमारे निकलने के बाद तुम इसका यूज कर सकती हो। तलवार मो कियानशान को हैंड ओवर कर देना। याद रखना, हमारा रिलेशन कभी रिवील मत करना। हालांकि लियू रुयान नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन वो एक स्मार्ट पर्सन थी और तुरंत एग्री होते हुए सिर हिलाया। मैं गू शिक्सुए और लियू रुयान को एग्जिट की तरफ ले गया। जैसे ही हम लाइट कर्टेन से पास हुए, हम वेस्टलैंड पर वापस आ गए। इस मोमेंट पर मो कियानशान मिड एयर में क्रॉस लेग्ड बैठा था, कोल्डली बाहर आने वाली भीड़ को नीचे देख रहा था। मो कियानशान ने हाथ हिलाया और एक इनविजिबल शार्पनेस एक्सप्लोड हुई। हालांकि भीड़ को लगा कि उनका दिल ब्लीड कर रहा है, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं की और अपने ऑब्टेन किए सैकड़ों इमॉर्टल ग्रेड 3 मैजिक ट्रेजर्स फेंक दिए। मो कियानशान ने अपने सामने फ्लोट करते उन सैकड़ों इमॉर्टल ग्रेड 3 मैजिक ट्रेजर्स को देखा और उसकी आंखों में ग्रीड और सेटिस्फैक्शन की एक लुक चमकी। हालांकि उसने जल्दी ही अपना चेहरा डार्क किया और कोल्डली चीखा, वेरी गुड, ऐसा लगता है तुम सब काफी ऑनेस्ट हो। हालांकि किसी को कुछ भी छुपाने से रोकने के लिए सब लोग अपने स्टोरेज बैग्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स को मेरे डिवाइन सेंस इंस्पेक्शन के लिए ओपन करो। ये सुनकर भीड़ में कई लोग बिल्कुल सफेद पड़ गए, क्लियरली और भी बेहतर मैजिकल ट्रेजर्स छुपाकर डिटेक्शन से बचने की उम्मीद कर रहे थे। मुझे एक चिल फील हुआ, लेकिन मैं काम रहा। मैंने चुपचाप अपने शरीर के अंदर 9 नीदरवर्ल्ड बॉडी सेवरिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिससे एज्योर एम्परर की क्रिएशन स्वॉर्ड और हेवनली हार्ट रुई वाले हिडन फॉर्मेशन को पूरी तरह कंसील कर दिया। सेम टाइम पर मैंने अपने ऑरा और फिजिकल कंडीशन को परफेक्टली डिस्गाइज करने के लिए ग्रेट ड्रीम हेवनली नेट मास्क की इल्यूजन टेक्निक का यूज किया। मो कियानशान का डिवाइन सेंस एक शार्प ब्लेड की तरह बेरहमी से सब पर स्वाइप हुआ। कई चीखें गूंजी, क्योंकि कई कल्टीवेटर्स देखे गए जिन्होंने 4th ग्रेड इमॉर्टल मैजिकल ट्रेजर्स छुपाए थे। मो कियानशान ने सीधे उन्हें दूरी से बाहर खींचा। उसने कोल्डली स्नॉट किया, तुम इग्नोरेंट फूल्स, मेरी नाक के ठीक नीचे ट्रिक्स प्ले करने की हिम्मत कर रहे हो। बिना किसी हेजिटेशन के उसने उन लोगों के सिर पर थप्पड़ मारा, उनके ट्रेजर्स अपने लिए सीज करते हुए। उसके क्रूर और ब्लडी मेथड्स ने वहां प्रेजेंट हर किसी को टेरिफाई कर दिया, जिससे वे अनकंट्रोलेबली कांपने लगे। जब मो कियानशान का डिवाइन सेंस मेरे शरीर पर स्वाइप हुआ, मैं काम रहा। उसके सेंसेस को बार बार मेरी मेरिडियंस और डैंटियन को प्रोब करने दिया। हेवनली पैलेस के हिडन डिवाइन रून्स के डिस्गाइज के अंडर उसने मेरे अंदर सिर्फ इमॉर्टल पावर का एक एक्सट्रीमली वीक और अनस्टेबल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया। मेरी लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ 100 साल थी। मैं एक यूजलेस कल्टीवेटर से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसने लक से जबरदस्ती ब्रेक थ्रू किया था। मो कियानशान ने डिस्डेनफुली अपना लिप कर्ल किया और अपना डिवाइन सेंस दूर ले गया। जहां तक गू शिक्सुए और लियू रुयान की बात है, मेरे कवर के अंडर उन्होंने परफेक्टली उसके डिटेक्शन को अवॉइड किया। मैंने सीक्रेटली राहत की सांस ली। भले ही मो कियानशान पावरफुल था, लेकिन वो अभी भी 9 नीदर आइस इंसेस्टर के प्रोफाउंड मेथड्स का कोई मैच नहीं था। इंस्पेक्शन के बाद
मो कियानशान ने अपने सभी मैजिकल ट्रेजर्स दूर रखे और कोल्डली हमें नीचे देखा। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? आज से हम यहाँ डिवाइन हैमर पीक पर मेनियल लेबरर्स की तरह रहेंगे। हर दिन हमें वेपन क्राफ्टिंग के लिए माइनिंग और फोर्जिंग मटेरियल्स के प्रिस्क्राइब्ड टास्क कंप्लीट करने होंगे, वरना न सिर्फ हमें एंटीडोट नहीं मिलेगा बल्कि हमें सोल सर्चिंग टॉर्चर भी सब्जेक्ट करना होगा। अब तुम सब काम पर वापस जाओ। ये कहने के बाद मो कियानशान एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेजर कैरी करते हुए लाइट की एक लकीर में बदल गया और बिना पीछे देखे सेक्ट की गहराइयों में वापस उड़ गया। हर किसी को लगा जैसे उन्हें माफी मिल गई हो और वे जमीन पर गिर पड़े, हैविली पैंट करते हुए। मैंने गू शिक्सुए और लियू रुयान को ऊपर उठाया और बिना किसी हेजिटेशन के चुपचाप हमारी अबेंडेंड केव की तरफ बढ़ गया। केव पर वापस सभी आइसोलेशन अरेज को एक्टिवेट करने के बाद हम फाइनली ट्रूली सेफ थे। गू शिक्सुए ने थपथपाया अपने छोटे लाल चेहरे के साथ। उसने कहा, मैं बहुत डर गई थी। उस बैड गाय की आंखें बहुत टेरिफाइंग थीं। लियू रुयान ने मुझे एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। मो फैमिली पावरफुल है और मो कियानशान एक लेट स्टेज नेसेंट सोल रेल्म एक्सपर्ट है। यहाँ रहने का मीनिंग है कि हमारी लाइफ हर मोमेंट डेंजर में है। हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? मैंने हल्का सा स्माइल किया और एक ब्लू स्टोन पर बैठ गया। डेंजर नहीं, दूसरों के लिए ये हेल है, लेकिन मेरे लिए ये परफेक्ट कल्टीवेशन ग्राउंड है। मो फैमिली ने हमें लोहा बनाना और क्यू कल्टीवेट करना सिखाया, जो मेरे लिए परफेक्टली सूट करता है। जब तक मैं कंटिन्यूअसली लोहा बना सकता हूँ, मेरी लाइफ स्पैन इन्फिनिटली बढ़ती रहेगी। इनफ लाइफ स्पैन के साथ मैं रिफाइन कर सकता हूँ और भी स्ट्रॉन्ग डिवाइन वेपन्स के साथ। मोहाइस्ट स्कूल मेरी आंखों में मुर्गियों और कुत्तों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने अपने सामने खड़ी अपनी 2 फीमेल डिसाइपल्स को देखा। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। शुएर, रुयान, आज से मैं तुम्हें ट्रू 9 नीदरवर्ल्ड ड्यूक सिखाऊंगा। इस डिवाइन विंड में हमें बस एंड्योर करना है और वेट करना है। जब मैं इनफ स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर लूंगा, हाँ, वही वो दिन होगा जब मोहाइस्ट स्कूल तबाह हो जाएगा। उन दोनों लड़कियों ने मेरी डीप और मैजेस्टिक नजरों को देखा और उनके दिलों में इनवॉलंटरीली सिक्योरिटी और एडमिरेशन का एक स्ट्रॉन्ग सेंस राइज हुआ। उन्होंने एक साथ रिप्लाई किया, यस, डिसाइपल्स आपके ऑर्डर्स ओबे करेंगी। आने वाले दिनों में मैं एक ऑर्डिनरी अनरिमार्केबल ब्लैकस्मिथ, एक मेनियल लेबरर बन गया। हर दिन मैं डिवाइन हैमर पीक की माइंस में ब्लैक आयरन और माइन करने जाता, फिर ब्लैकस्मिथ की शॉप पर वापस आकर ब्रिटल बोन्स पर हैमर चलाता। दूसरों के लिए मैं सिर्फ एक यूजलेस मॉडल था जो सर्वाइवल के लिए डेस्परेटली भीख मांग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरे हैमर के हर स्विंग के साथ मेरी लाइफ स्पैन एक एस्टोनिशिंग रेट से बढ़ रही थी। 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, सिर्फ 1 महीना बीता था। मैंने न सिर्फ मोहाइस्ट स्कूल द्वारा असाइन टास्क कंप्लीट किया, बल्कि मैंने सीक्रेटली दर्जनों पियरलेस स्वॉर्ड स्टैंड्स भी फोर्ज किए जो स्क्रैप आयरन की तरह डिस्गाइज्ड थे, और मेरी लाइफ स्पैन साइलेंटली नॉर्मल पर वापस आ चुकी थी। 1,30,000 सालों के बाद मेरे केयरफुल गाइडेंस के अंडर गू शिक्सुए और लियू रुयान की स्ट्रेंथ में भी लीप्स एंड बाउंड्स से इंप्रूवमेंट हुआ। भले ही गू शिक्सुए एक ब्लॉक्ड मेरिडियन के साथ पैदा हुई थी और इमॉर्टल पावर कल्टीवेट नहीं कर सकती थी, लेकिन क्यू रिफाइनिंग डिवाइन पैटर्न्स की उसकी अंडरस्टैंडिंग एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच गई थी। जब मैंने उसे 9 नीदर आइस एंसेस्टर का क्यू रिफाइनिंग एक्सपीरियंस पास ऑन किया, तो वो एक ऑर्डिनरी आयरन स्वॉर्ड पर ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस इंस्क्राइब करने में केपेबल हो गई जिसे एक नेसेंट सोल रेल्म कल्टीवेटर भी समझ नहीं सकता था। लियू रुयान और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वो ओरिजिनली एक इमैक्युलेट स्वॉर्ड बॉडी थी। वो स्पिरिचुअल मेडिसिन लेने के बाद जो मैंने अपनी लाइफ स्पैन से रिफाइन की थी, उसके शरीर में स्वॉर्ड इंटेंट हर दिन वाइल्डली इंक्रीज हुआ। सिर्फ 1 महीने में वो पहले ही चुपचाप मिड स्टेज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन रेल्म तक ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, और उसकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी प्योर थी कि वो इजीली हायर लेवल्स के अपोनेंट्स को चैलेंज कर सकती थी। हालांकि उसकी पीसफुल लाइफ ज्यादा टाइम नहीं चली। डिवाइन हैमर पीक पर एक हैंडीमैन की तरह काम करते हुए उसका कुछ ब्लाइंड लैकिस से एनकाउंटर होना इनएविटेबल था। एक दिन मैं ब्लैकस्मिथ शॉप में लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि बिना ब्लड सक किए डिवाइन रून्स कैसे इंस्क्राइब किए जाते हैं, तभी एक बर्ली 1 आइड कल्टीवेटर जिसका चेहरा स्कार्स से भरा था कई इल इंटेंशन हैंडीमैन के साथ अंदर घुस आया। इस 1 आइड कल्टीवेटर का नाम झांग कुआंग था, जो मो कियानशान का एक कैपेबल हेंचमैन था जो स्पेसिफिकली हमें हैंडीमैन डिसाइपल्स की तरह सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो यूजुअली एक्सट्रीमली टायरेनिकल और डोमिनेटिंग था। उसने अपने ड्राई लिप्स लिक किए और ग्रीडली स्माइल किया। ओह लिनफान, तुम गुड फॉर नथिंग, तुम तो काफी लेडीज मैन हो। तुमने एक्चुअली ऐसी 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स को छुपा कर रखा है। मैं माइंस में खुद को बोन्स तक काम में झोंक रहा हूँ, और आज मुझे अपनी सेवा के लिए टी और वाटर सर्व करने के लिए 2 मेड्स की नीड है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, धीरे से हाथ का हैमर नीचे किया और उन दोनों डिसाइपल्स के सामने खड़ा हो गया। शांति से उसे देखते हुए, स्टीवर्ड झांग, सेक्ट रूल्स डिक्टेट करते हैं कि सर्वेंट्स और डिसाइपल्स की अपनी ड्यूटीज होती हैं। वे मेरी असिस्टेंट्स हैं, आप उन्हें नहीं ले जा सकते। झांग ने एरोगेंटली ऐसे एक्ट किया जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। रूल्स यहाँ डिवाइन हैमर पीक के रूल्स हैं? हाँ, तुम कचरे का एक टुकड़ा जो मुश्किल से इमॉर्टैलिटी की एस्पिरेशन रख रहा है, मुझसे रूल्स की बात करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम शेमलेस बास्टर्ड, इसे पीटो। झांग के एरोगेंटली पीछे कई सर्वेंट्स नॉट किए और मुट्टियां भींचे मेरी तरफ चार्ज किए। मैंने सांस ली, थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए। मैं बस चुपचाप लोहा फोर्ज करके अपनी स्किल्स होन करना चाहता था। ये फूल्स हमेशा मेरे दरवाजे पर नॉक करने क्यों आ जाते थे? मेरे मास्टर ने मुझे उन्हें मारने को कहा,
लेकिन मैंने डिसमिसिवली अपना हाथ हिलाया, उसे पीछे हटने का सिग्नल देते हुए। मुझे ये क्यों करना चाहिए? इससे सिर्फ तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। मैंने सर्वेंट्स को अपनी तरफ चार्ज करते देखा, मन ही मन चैंट करते हुए, मेरी लाइफ स्पैन के 10 साल मेरी मुट्ठियों में बर्न कर दो। एक वायलेंटली पावरफुल फोर्स ने इंस्टेंटली मेरी मुट्ठियों को भर दिया। इससे पहले कि कोई मेरी मूवमेंट भी देख पाता, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और फ्रंट वाले सर्वेंट की चेस्ट पर स्क्वायरली पंच जड़ दिया, एक डल थर्ड के साथ। वो हैंडीमैन डिसाइपल जिसके पास कॉन्सेंट्रेशन रेल्म के अर्ली स्टेज का कल्टीवेशन लेवल था, उसके पास चीखने तक का टाइम नहीं था। इससे पहले कि वो हवा के एक झोंके की तरह उड़ जाता, एक काइट की तरह वो पीछे की तरफ उड़ा और दूर माउंटेन वॉल से हैविली क्रैश हुआ, इंस्टेंटली कॉन्शियसनेस लूज करते हुए। बाकी बचे 2 सर्वेंट्स अचानक रुक गए। उनकी आंखें सॉकेट से बाहर आने वाली थीं, क्योंकि वे इस सीन को घूर रहे थे। ये कैसे पॉसिबल है? क्या लिन फान एक गुड फॉर नथिंग नहीं है जिसने लक से ब्रेक थ्रू किया? उसके पास ऐसी टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? झांग कुआंग ने भी अपनी स्माइल ड्रॉप की, उसका एक्सप्रेशन इनक्रेडिबली ग्लूमी हो गया। गुड किड, तुम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छुपा रहे हो। कोई वंडर नहीं कि तुम मुझे डिसरिगार्ड करने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन मैं एक लेट स्टेज कॉन्सेंट्रेशन रेल्म कल्टीवेटर हूँ। आज मैं तुम्हें दूसरे लोगों के मामलों में मेडल करने की प्राइस दिखाऊंगा। झांग कुआंग दहाड़ा, उसकी इमॉर्टल पावर सर्ज हुई और एक हैवी स्वॉर्ड जिससे ब्लैक घोस्टली एनर्जी रेडिएट हो रही थी, उसके हाथ में पतली हवा से अपीयर हुई। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी, उसे हेवेंस और अर्थ को स्प्लिट करने की फोर्स के साथ नीचे लाया, बेरहमी से मेरे सिर पर स्लैश करते हुए। इस स्ट्राइक की पावर इमेंस थी और आसपास की हवा से एक चुभने वाला सोनिक बूम निकला। मैंने स्नॉट किया, न डॉज किया न अवॉइड किया, बल्कि सिंपली अपना राइट हैंड उठाया और अपनी उंगलियों से एक स्वॉर्ड फॉर्म की, नीचे आती हैवी स्वॉर्ड को लाइटली टैप करते हुए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। झांग कुआंग ने देखा कि मैंने उसके मैजिक वेपन को पकड़ने के लिए अपनी नंगी उंगलियों का यूज करने की हिम्मत की और उसके चेहरे पर एक क्रूर स्माइल आ गई। हालांकि अगले ही सेकंड उसकी स्माइल उसके चेहरे पर पूरी तरह फ्रीज हो गई। एक क्रिस्प मेटालिक क्लैंग गूंजा जैसे ही मेरी उंगली झांग कुआंग के ब्लेड के अगेंस्ट प्रेस हुई। सरप्राइजिंगली मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके बजाय ब्लेड से एक टेरिफाइंग ओवरवेलमिंग फोर्स रिबाउंड हुई। क्रैक। जिस मोमेंट झांग कुआंग की ब्लैक हैवी स्वॉर्ड ने मेरी उंगली को छुआ, वो अनगिनत स्पाइडर वेब जैसे फिशर्स के साथ क्रैक ओपन हो गई। फाइनली एक बूम के साथ ब्लैक आयरन फिलिंग्स के शावर में चकनाचूर होते हुए झांग कुआंग जैसे उसे कोई हैवी ब्लो लगा हो, खून की उल्टी किया और पीछे की तरफ उड़ा। कई मीटर्स दूर एक पैथेटिक हीप में लैंड हुआ। अपने मुंह के कॉर्नर पर लगे खून को इग्नोर करते हुए उसने मुझे खौफ से देखा। कौन हो तुम? तुम पॉसिबली एक ऑर्डिनरी हैंडीमैन डिसाइपल नहीं हो सकते। मैं कदम दर कदम उसके पास गया, कोल्ड इंडिफरेंस के साथ उसे नीचे देखते हुए। मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मैटर करता है वो ये है कि तुम आज इन्हें लेकर नहीं जा सकते और तुम अपनी स्टुपिडिटी की प्राइस पे करोगे। झांग कुआंग ने मेरे अंदर से निकलने वाले टेरिफाइंग एबिस जैसे प्रेशर को फील किया और वो टेरिफाइड था। वो जानता था कि उसने ततैया के छत्ते में लात मार दी है और तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। डेस्परेटली कूटो करते हुए मर्सी की भीख मांगने लगा। सीनियर, मेरी लाइफ स्पेयर कर दीजिए। सीनियर, मेरी लाइफ स्पेयर कर दीजिए। मैं ब्लाइंड और डिसरिस्पेक्टफुल था, मैंने आपको ऑफेंड किया है। सीनियर, बस इस छोटे लौंडे को जाने दीजिए। हा, मैंने इस पहले से एरोगेंट लैग की तरफ बिना किसी इमोशन के देखा। मैंने उसे डायरेक्टली किल नहीं किया, क्योंकि इस सेक्ट में अगर एक स्टीवर्ड बिना किसी कॉज के मर जाता तो ये डेफिनेटली मो कियानशान के पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को अट्रैक्ट करता। मुझे अभी भी डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए, मैं उसे अलर्ट नहीं कर सकता। यहाँ से दफा हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा इस जगह के पास आते देखा तो तुम्हारा फेट भी इस चाकू जैसा होगा। जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसके मुंह से एक और वर्ड निकालने की हिम्मत कैसे होती? वो कई इंजर्ड सर्वेंट्स के साथ ब्लैकस्मिथ शॉप से बाहर भाग खड़ा हुआ। लियू रुयान दूर चली गई। वो थोड़ी चिंता के साथ मेरे साइड आई और बोली, मास्टर। भले ही झांग कुआंग डर कर भाग गया, लेकिन वो वापस जाकर डेफिनेटली मो कियानशान को हमारे बारे में रिपोर्ट करेगा। क्या हमें एडवांस में कुछ प्रिपरेशंस नहीं कर लेनी चाहिए? कोई बात नहीं, उसकी हिम्मत नहीं होगी जाने की। वो उस टाइप का कायर है जो वीक को बुली करता है और स्ट्रॉन्ग से डरता है। वो एक्सट्रीमली सेल्फिश और मौत से डरने वाला है। अगर वो हमें रिपोर्ट करता है तो इससे न सिर्फ उसकी इनकॉम्पिटेंस एक्सपोज होगी, बल्कि अगर इससे मुझे उसे मारने का प्रोवोकेशन मिला तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अगले कुछ दिनों में उस झांग कुआंग ने न सिर्फ कोई नया पंगा नहीं लिया, बल्कि शेंचुई पीक से जो टास्क हमें मिलते थे वो भी अजीब तरीके से आधे हो गए। और हमारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज, भाई सोर्स और मॉर्टल ड्रीम के रेयर ट्रेजर्स के दाम डबल हो गए। साफ था कि झांग कुआंग चुपचाप मक्खन लगाने की फिराक में था। मैं भी सुकून और शांति के चक्कर में खुश था। अपने गुफा में दोनों चेली के साथ दिन रात हथौड़ा चलाने और कल्टीवेशन में लगा रहता। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। इस बीच दबा के लोहा कूटने की मेहनत रंग लाई और मेरी लाइफ स्पैन चुपचाप बढ़कर पूरे 1.5 लाख साल पहुंच गई। उधर 9 नेदर आइस क्लैन ने भी ढेर सारे प्योर बीस्ट एसेंस के दम पर आखिरकार अपनी 30% ताकत वापस पा ली थी। लौंडे, मुझे डिवाइन विंड के काफी गहरे में कुछ गजब की चीज दबी होने का एहसास हुआ है। उस चीज से जो वाइब्स आ रही हैं वो पक्का 5th ग्रेड इमॉर्टल के लेवल से ऊपर की हैं। शायद वो कोई टुकड़ा हो, कोई प्राचीन आर्टिफैक्ट। मेरा दिल धक से रह गया। इस डिवाइन हैमर पीक में ऐसा खजाना छुपा है, तभी मोइस्ट्स ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाया था। लगता है वो भी इसी प्राचीन आर्टिफैक्ट के चक्कर में आए थे। सोल्जर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन उसके आसपास जो रहस्यमयी ऑरा है
वो भारी सील है और उसमें अंतहीन नफरत और मौत का सन्नाटा भरा है। सदियों से ये मोइस्ट तुम जैसे मॉर्टल असेंशनिस्ट की लाइफ स्पैन चूस रहे हैं ताकि उस प्योर लाइफ फोर्स से इस डेमन को साफ करके पाला जा सके। उस आर्टिफैक्ट के आसपास की ये मौत वाली वाइब्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा आधा साल टिकेंगी, फिर सील पूरी तरह टूट जाएगी। उस वक्त मो कियानशान पक्का तुम जैसे सारे छुटभैये चेलों की बलि चढ़ाकर उस डिवाइन आर्टिफैक्ट पर जबरन कब्जा कर लेगा। ये सुनते ही मेरी आंखों में खूंखार कातिलाना तेवर आ गए। मो फैमिली का क्या शातिर प्लान है। एक डिवाइन आर्टिफैक्ट के लिए ये लोग सैकड़ों कल्टिवेटर्स की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। खैर, अब जब मुझे इसका पता चल गया है तो मो फैमिली इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को भूल ही जाए। अपनी 1.5 लाख साल की भारी भरकम लाइफ स्पैन को देखकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जब तुम अपनी लाइफ स्पैन से सील तोड़ना चाहते हो तो मैं अपनी 1.5 लाख साल की लाइफ स्पैन से तुम्हें एक तगड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में। मैं बाहर से तो रोज की तरह ब्लैक स्मिथिंग करता रहा, पर चुपचाप गू जीक्स्यू और लियू रुयान को यहाँ से निकलने की तैयारी करने को कह दिया। वहीं हर रात सन्नाटे में मैं चुपचाप अर्थ इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज करके डिवाइन हैमर पीक की गहराइयों में घुस जाता। 9 नेदर सोल्जर्स के इशारे पर मैं खतरनाक मैग्मा और मौत के साए वाली लेयर्स को पार करते हुए आखिरकार डिवाइन हैमर पीक के बिल्कुल कोर में पहुंच गया। रात के आसमान में एक डार्क रेड डरावनी रोशनी तैर रही थी। मैं धीरे से उठा और अपने शरीर से धूल झाड़ी, वो धूल जो असल में प्योर इमॉर्टल एनर्जी थी, जिसे जबरन मरोड़कर विकृत कर दिया गया था, जो अब पूरी तरह से खतरनाक एनर्जी में बदल चुकी थी। XUAR रुयान, शो शुरू होने वाला है। चलो। मैं शांति से दोनों चेलियों को लेकर उस टूटी फूटी गुफा से बाहर आया। इस वक्त आधी पहाड़ी पर तेज आंधी चल रही थी, जिससे आसमान में पत्थरों के टुकड़े उड़ रहे थे। अनगिनत नौकर चेले चेहरे पर खौफ और लाचारी लिए पहाड़ी की चोटी पर बने प्लाजा की तरफ भागे जा रहे थे। उनके कदम डगमगा रहे थे और हर चेहरे पर मायूसी थी, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनके अंदर की इमॉर्टल पिल पागलों की तरह जल रही है। उनकी रूह की गहराइयों से उठने वाला वो सन्नाटा अदृश्य जंजीरों की तरह उन्हें आगे घसीट रहा था। वो खून नहीं चूस रहा था, बस मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मास्टर, वो लोग कितने दर्द में दिख रहे हैं। वो इमॉर्टल पिल सच में बहुत घटिया चीज है। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से समझाया, डरो मत XUAR, तुम्हारा मास्टर यहाँ है और तुम्हें खरोंच तक नहीं आने देगा। मास्टर, अगर बाद में फाइट शुरू हुई तो मैं सबसे आगे रहने को तैयार हूँ। मैं थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। कोई जल्दी नहीं है, पहले तमाशा देखते हैं। जब मो किंगशान अपनी कामयाबी के 7वें आसमान पर होगा तब उसे एक बड़ा गिफ्ट देंगे। जब हम पहाड़ की चोटी वाले प्लाजा पर पहुंचे तो सामने का नजारा शानदार पर डरावना था। सैकड़ों नौकर चेले प्लाजा के बीच में एक बड़े घेरे में घुटनों के बल बैठे थे। वो बड़ा सा वेदी पूरी तरह चमक रहा था और जमीन पर डार्क रेड सिंबल्स घूमते हुए बीचों बीच रखे ताइहुआंग किंग युआन कड्रॉन की तरफ बढ़ रहे थे। मो कियानशान हवा में तैर रहा था। उस कड्रॉन के ठीक ऊपर उसका पूरा शरीर चमक रहा था। कंसंट्रेशन रीम के लेट स्टेज कल्टीवेटर का वो खौफनाक प्रेशर हवा में था, जिससे आग की रोशनी में उसका सूखा हुआ चेहरा और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। हा हा हा, मो कियानशान जोर से हंसा। लोगो, आज का दिन मो क्लैन के लिए अपना योगदान देने का है। हा हा हा। जैसे ही तुम अपनी लाइफ स्पैन इस डिवाइन कड्रॉन को दोगे और सील टूटेगी, मैं तुम्हें तगड़ा इनाम दूंगा। भीड़ में से एक बूढ़े कल्टीवेटर ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। एल्डर मो, आप पहले ऐसे नहीं थे। आपने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने तो साफ वादा किया था कि अगर हम टाइम पर ट्रेजर्स देंगे तो आप हमें एंटीडोट देंगे। तुम सब मामूली नौकरों के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हारी मुझसे बार्गेनिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? बिना तुम्हारी लाइफ स्पैन के मैं इसे कैसे कंट्रोल करूंगा? ग्रेट डेसोलेट एज्योर ओरिजिन का ड्रॉन, हा हा हा, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना सुनते ही प्लाजा में कल्टीवेटर्स चीखने लगे, सिर पकड़कर दर्द से जमीन पर तड़पने लगे। उनकी लाइफ फोर्स हरी लाइनों में बदलने लगी, जो जमीन के सिंबल्स के सहारे ग्रेट डेसोलेट एज्योर ओरिजिन का ड्रॉन के टॉप की तरफ पागलों की तरह भाग रही थी। मैं ठंडे दिमाग से यह नजारा देख रहा था और अपने अंदर 9 नेदर हेवनली पैलेस टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था। ग्रेट डेसोलेट एज्योर ओरिजिन का ड्रॉन, जो मेरे डैंटियन के अंदर मेरी डिवाइन सेंस से जुड़ा था, हल्के से गड़गड़ाया। मो कियानशान, तुझे सच में लगता है कि सब तेरे हाथ में है? मैं मन ही मन हंसा। मैंने गू जिक्स्यू और लियू रुयान को भी नीचे गिरने का इशारा किया, जैसे वो भी दर्द से तड़प रही हो। मो कियानशान की नजर भीड़ पर घूमी और घूमते घूमते आखिरकार मुझ पर टिक गई। उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे लगा कि मेरी लाइफ फोर्स बहुत ही धीरे धीरे खिंच रही थी। लिन फैन, तू कचरे के टुकड़े, तू अभी तक कैसे टिका हुआ है? मो कियानशान पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। मैंने चेहरे पर खौफ का मुखौटा पहन लिया। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। एल्डर मो, छोड़ दो मुझे। मैं तो बस पैदाइशी तगड़ा हूँ और मेरी नींव मजबूत है। प्लीज एल्डर, रहम करो। मजबूत नींव ही तो चाहिए ताकि तू मुझे और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। इतना कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ मारा, मेरी लाइफ स्पैन जबरन खींचने की कोशिश में। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली मेरे कंधे से छुई, मैंने मन में बुदबुदाया, बर्न 500 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन। बैकलैश। एक भयानक अकल्पनीय लाइफ फोर्स मेरी नसों में बाढ़ की तरह दौड़ी और सीधे मो कियानशान के शरीर में घुस गई। मो कियानशान का चेहरा एकदम से बदल गया। उसे अपनी नसों में एक बेहद हिंसक ताकत का बवंडर महसूस हुआ। ये ताकत बहुत ज्यादा थी। ये इसकी औकात से बाहर है। ये कैसे हो सकता है? एक मामूली मॉर्टल के पास इतनी खौफनाक लाइफ फोर्स कहां से आई? मो कियानशान चीखा और लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसके मुंह के कोने से थोड़ी सी प्राइमोडियल एनर्जी भी टपक गई। मैं धीरे से खड़ा हो गया। मेरे चेहरे का डर गायब हो चुका था
और उसकी जगह एक ठंडी बर्फीली मुस्कान थी। एल्डर मो, मेरी लाइफ फोर्स चूसने में मजा आ रहा है ना? आसपास के नौकर चेले सन्न रह गए। इस दब्बू ब्लैकस्मिथ लिन फैन की हिम्मत कैसे हुई एल्डर मो से स्टोन में बात करने की? और तो और एल्डर मो शायद अभी उससे पीछे हटे थे। ये तो सुसाइड करने जैसा था। मो कियानशान ने गुस्से में तमतमाकर अपनी इमॉर्टल पावर का झटका निकाला और सीधे मेरे सिर की तरफ वार किया। रुयान, अब सब तेरे हाथ में है। एक साफ ठंडी आवाज गूंजी और तभी एक फिरोजी तलवार की रोशनी आसमान में ऐसे चमकी जैसे रात में कोई टूटता तारा। लियू रुयान की फिगर बिजली की तरह हिली और तुरंत मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसके हाथ की तलवार एज्योर एम्परर्स क्रिएशन स्वॉर्ड ने मेरा रास्ता रोक लिया था। उसके हाथ की उस तलवार से असीमित जीवन और तबाही की वाइब्स निकल रही थीं। पूरे स्क्वायर पर धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। मो कियानशान का वो वार जो पहाड़ों को चीरने और चट्टानों को तोड़ने की ताकत रखता था, उसे लियू रुयान ने बेहद आराम से अपनी तलवार से रोक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस तगड़ी स्वॉर्ड एनर्जी ने सीधे मो कियानशान के ताओवादी चोगे में अनगिनत छेद कर दिए। उसकी फिगर एक बार फिर दूर जा गिरी और वो जमीन पर बेहद अजीब तरीके से लैंड हुआ। मिड स्टेज स्पिरिट गॉड ड्रीम इमैकुलेट स्वॉर्ड बॉडी। तुमने अपनी कल्टीवेशन छुपाई थी। मो कियानशान ने लियू रुयान को अविश्वास से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो सिर्फ एक जड़ी बूटी समझ रहा था, वो असल में एक छुपी हुई स्वॉर्ड जीनियस निकली। और जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये थी कि लियू रुयान ने अभी अभी मुझे मास्टर कहा था। आखिर कौन हो तुम? मो कियानशान ने मुझे घूरते हुए पूछा। उसके दिल में वो खौफ पैदा हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस प्राइमोडियल एज्योर ओरिजिन कड्रॉन के लिए तुम इतने उतावले हो रहे थे, वो अब मेरा है। बकवास। मैंने कुछ ही शब्दों में इसकी सील को कमजोर किया है। मैंने सैकड़ों लोगों की लाइफ स्पैन यूज की है। ये ऑलरेडी मेरा है। हुआ कियानशान पागलों की तरह दहाड़ा और वेदी के कंट्रोल सिंबल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, प्राइमोडियल एज्योर ओरिजिन कड्रॉन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वो जोर जोर से हिलने लगा। कड्रॉन के डार्क 6 रेड सिंबल्स इस पल चमत्कारी रूप से एक रॉयल गोल्डन येलो रंग में बदल गए। कड्रॉन से एक पवित्र और प्राचीन ऑरा निकलने लगा। 9 नेदर हेवनली पैलेस, मेरे आर्डर का पालन करो, इसे ले लो। मैंने बस कुछ शब्द कहे। सर्र छोटे पहाड़ जितने साइज का वो प्राइमोडियल एज्योर ओरिजिन कड्रॉन पलक झपकते ही एक गोल्डन लाइट में बदला और सीधे मेरे माथे के अंदर समा गया। क्या? मो कियानशान भौंचक्का रह गया, जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। उसने इतनी मेहनत से प्लान किया था, सदियों पुराना प्लान एक पल में बर्बाद हो गया और वो किसी और के खेल का मोहरा बनकर रह गया। मो कियानशान का दिमाग चकरा गया और उसकी इमॉर्टल पावर तुरंत गायब हो गई। उसे यह देखकर झटका लगा कि उसका और उस डिवाइन कड्रॉन का आखिरी कनेक्शन भी पूरी तरह टूट चुका था। मैं तुमसे मौत की जंग लड़ूंगा, पूरी तरह खत्म। मैं तुमसे मौत की जंग लड़ूंगा। मो कियानशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपने हाथ की खोपड़ी को जोर से कुचल दिया, कड्रॉन के साथ खुद को भी खत्म करने की तैयारी में। लेकिन मैं उसे कोई मौका नहीं देने वाला था। वक्त थम गया और एक रहस्यमयी वेव मुझसे निकलकर तुरंत पूरे पहाड़ की चोटी वाले प्लाजा पर फैल गई। उस पल हवा रुक गई, बादल थम गए और मो कियानशान की आगे बढ़ती हुई बॉडी हवा के बीच में ही फ्रीज हो गई। उसके चेहरे के वो खूंखार तेवर और उसकी आंखों में चमकती वो हिंसक इमॉर्टल पावर भी पूरी तरह से ठहर गई। आसपास के चेले जो दर्द से तड़प रहे थे, वो भी अलग अलग अजीब पोजीशन में जम गए और हिल तक नहीं पा रहे थे। उस थमे हुए टाइम और स्पेस में सिर्फ मैं ही था जो मजे से घूम सकता था। मैं धीरे धीरे चलकर मो कियानशान के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर फैले खौफ और लाचारी को देखा। एल्डर मो, मुझे रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। अगले जन्म में एक अच्छे इंसान बनना। मैंने अपना राइट हैंड उठाया, उंगलियों से तलवार की शेप बनाई और धीरे से मो कियानशान के डेंटियन को छुआ। मेरे शरीर के अंदर की 9 नेदर हेवनली पैलेस टेक्निक अचानक एक्टिवेट हो गई और एक छोटे भंवर में बदल गई। टाइम डोमेन के सपोर्ट से मो कियानशान के शरीर की इमॉर्टल पावर और कल्टीवेशन बेहद डरावनी स्पीड से घटने लगी। उसके काले बाल पल भर में सफेद हो गए और उसकी स्किन सूख कर लटकने लगी। ये लाइफ स्पैन बैकलेश की ताकत थी। पिछले 100 सालों में उसने जितनी भी लाइफ स्पैन हासिल की थी, वो इस पल खत्म होकर दुनिया में बिखर गई। ये सब करने के बाद मैंने अपना राइट हैंड पीछे खींचा और एक फ्लैश के साथ अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गया। फुफ, मैंने धीरे से सांस छोड़ी और टाइम डोमेन को हटा दिया। धड़ाम। अपनी कल्टीवेशन और लाइफ स्पैन खोने के बाद मो कियानशान एक सूखे मरे हुए पेड़ की तरह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वो मरा नहीं था, पर वो पूरी तरह अपाहिज हो चुका था और हिलने लायक भी नहीं बचा था। उसकी आंखों से वो पुराना घमंड और अकड़ गायब थी। वहां सिर्फ एक अंतहीन खालीपन और मायूसी बची थी। उस पल आसपास की सारी पाबंदियां पूरी तरह टूट गईं और नौकर चेलों को अपनी आजादी वापस मिल गई। उन्होंने जमीन पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े मो कियानशान को देखा, फिर मुझे देखा जो बिल्कुल शांत खड़ा था। एक पल के लिए पूरे स्क्वायर पर इतना सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे। क्या गजब का टैलेंट है। एक मामूली ब्लैकस्मिथ ने पलक झपकते ही लेट स्टेज नेसेंट सोल कल्टीवेटर को अपाहिज बना दिया। मैंने उन्हें इग्नोर किया और उन आजाद हुए नौकर चेलों की तरफ मुड़ा। नए नौकर चेलों, पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं, तुम सब आजाद हो, जाओ और अपनी जान बचाओ। भीड़ एक पल के लिए रुकी, फिर वहां एक बहरा कर देने वाला जश्न गूंज उठा। थैंक यू सीनियर, हमारी जान बचाने के लिए। हम आपका ये बड़ा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सीनियर,
अनगिनत लोगों ने मेरे सामने गहरे से सिर झुकाया और फिर तेजी से पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़ पड़े। अगर आपको आगे की स्टोरी जानी है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर